नमस्ते। लॉयर वनो में आपको फिर से एक बार स्वागत है। हमको बहुत खुशी हुआ कि हमको बहुत अच्छा से फीडबैक मिल रहा है। तो आज हम शुरू करेगा जुरिस्डिक्शन का पॉइंट के लिए। जितना सेक्शन जुरिस्डिक्शन के एक साथ में आप अगर हम डिस्कस करेगा तो ये आपको अच्छा से अच्छा क्लियर होगा। तो पहला हम दिन बोला था सबऑर्डिनेशन कोर्ट, एकदम लोएस्ट डिग्री में कोर्ट में आपको मामला फाइल करना है। तो अभी हम देखेगा थोड़ा डिटेल्स में कहाँ आपको मामला फाइल करने के लिए और थोड़ा कुछ पॉइंट आपको मन में रखना होगा। तो सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 21 है। आप बोल सकता है कि सर ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ गया? वो जुरिस्डिक्शन के लिए उसमें डिस्कशन नहीं है, थोड़ा कुछ अलग है, इसलिए हम उसको अभी थोड़ा बाद रखा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बोल देंगे। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन। हम थोड़ा पढ़ रहा है, देखिए सुनिए। सेव इन सो फार एज द अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, नथिंग हेयरइन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर सूट्स द amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction। मतलब जो कोर्ट का मामला सुनाई करने के लिए बहुत सारी जुरिस्डिक्शन उसका होता है। वो कोर्ट का मामला सुनाई करने के लिए देखना होगा उसका लोकल जुरिस्डिक्शन ठीक है कि नहीं। एक तो कोर्ट का अंदर में बहुत सारी थाना या अंचल लेके एक तो कोर्ट होता है, और लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। और छोड़ के वो कोर्ट का पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन क्या है ये आपको भी देखना चाहिए। जो कोर्ट का जो लिमिटेशन है, जितना वो मान लीजिए एक तो 1 लाख प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है, वहाँ पे वो कोर्ट 2 लाख प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का मामला नहीं कर सकते। तो जो प्रॉपर्टी का पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन लिमिटेशंस उसको जो कोर्ट में है, वो कोर्ट मामला करने का टाइम में वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसको होगी आपको पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन। अच्छा, और आ गया आप आइए 6 के बाद अब आइए सेक्शन 9। बहुत इजी है, कोई कठिनाई का कोई बात ही नहीं है। 9 क्या बोल रहा है देखिए। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बट द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन हियर इन कंटेंट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स of civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। मतलब जो वो कोर्ट में जब कोई अलग से कोई बारिंग प्रोविजन नहीं होगा, तब वो कोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ सिविल कोर्ट वो कोर्ट आपको वहाँ पे मामला कर सकता है। बारिंग प्रोविजन क्या होता है आप थोड़ा सुन लीजिए। कोई एक्ट है जहाँ पर उसको प्रोहिबिशन है कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेगा। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट ऐसा एक्ट है, हम अगला में आपको बोला है कि प्राइवेटली यू कैन ऑर्गेनाइज दी विचार प्रक्रिया आप चला सकता है। तो उसमें अगर आप चला जाएगा तो आप सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर में आप कोई डिस्प्यूट होगा तो आपको BLR ऑफिस, वहाँ से आपको लैंड रिफॉर्म्स ट्राइब्यूनल में आपको जाने पड़ेगा। वहाँ पे एक तो बार है, प्रोहिबिशन है कि आप सिविल कोर्ट में नहीं आ सकेंगे। तो ऐसा कुछ प्रोहिबिशन छोड़ के और जो पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन रख के तो आप एनी सॉर्ट ऑफ केस, सिविल केस आप सिविल कोर्ट में फाइल कर सकता है। ये सेक्शन 9 कहता है। और उसका बाद हो गया 15 क्या कहता है देखिए। 15 बोल रहा है ये एवरी सूट कोर्ट इन व्हिच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it। अर्थात उसका माने है हम जो आगे बोला था, जो लोएस्ट डिग्री कोर्ट, लोएस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है होगा उन्हें भी आपको मामला फाइल करना है। अच्छा, उसके बाद आ गया सेक्शन 16। सेक्शन 16 इन ए नटसेल जो कहना चाहता है, सेक्शन 16 कहता है जहां पर प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी कितना 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आते हैं, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? जो प्रॉपर्टी आर्ट का साथ, मिट्टी का साथ जो लगा हुआ है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। पेड़ भी हो सकता है और बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है,
जो प्रॉपर्टी आर्ट का साथ वो अटका हुआ है उसको कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसको आप यहाँ से वहाँ आप नहीं ले जा सकते। और मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहता है? पैसा या गहना ऐसा कुछ जो होता है उसको कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यहीं पर होगा, वो प्रॉपर्टी जो कोर्ट का अंदर में होगा वही कोर्ट में आपको मामला फाइल कर सकता है। सेक्शन 16 यही बोल रहा है। वो प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, आपको कोई इलीगली कोई ले लिया, कोई पार्टीशन के बारे में, अगर कोई डिफेंडेंट का अपोजिट पार्टी का तरफ से कोई आपको पैसा मिलना है, पैसा वो नहीं दे रहा है, तो प्रॉपर्टी अटैच करके आप पैसा उसको उस तरफ से उठाना है, तो जहाँ प्रॉपर्टी होगा यही वही कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन अंदर में होगा वहीं पर आपको प्रॉपर्टी वही कोर्ट में आपको मामला करना है। तो इसीलिए सेक्शन ए क्या बोला देखिए, हम थोड़ा से बोल रहा है, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। हो गया, आप प्रॉपर्टी उद्धार करने के लिए कहीं जहाँ करेगा। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जहाँ पर होगा उसका प्रॉपर्टी में आपको पार्टीशन आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। फॉर द फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के तरफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपको उद्धार करना है, कोई आपको सेल करना है, तो जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है वही कोर्ट में मामला होगा। फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम बोला था, कोई आदमी अपोजिट पार्टी आपको कुछ गाली दिया, कोई डिफामेशन किया, ऐसा कुछ के लिए आप थोड़ा उसको पैसा चाहिए, तो वो उसके लिए वो उसको प्रॉपर्टी यहीं पर होगा, वही कोर्ट में आपको मामला करेगा। इफ क्या बोल रहा है देखिए, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, मतलब कोई आपको पैसा उद्धार करने के लिए वो प्रॉपर्टी आपको अटैच करके आप मामला कर सकता है, सो दैट बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी यू कैन गेट योर मनी। तो हो गया सेक्शन 16। सेक्शन 17 क्या कहता है देखिए, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी तरह है जे वो प्रॉपर्टी कोई बाउंड्री एरिया में हो सकता है, तो उसीलिए वो प्रॉपर्टी बहुत सारी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में अंदर में चला आया, तो कौन कोर्ट में होगा? वो क्या बोल रहा है देखिए, वेयर a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of property is situated. कहीं भी जो जितना बहुत सारी कोर्ट जुरिस्डिक्शन का अंदर भी आपको अगर प्रॉपर्टी होगा तो आप किसी भी कोर्ट में आप मामला कर सकते हैं। सेक्शन 18 क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे तो मजा है। सेक्शन 17 में क्या बोला था? सेक्शन 17 में बोला था, अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत सारी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कोई जॉइंट कोई बॉर्डर एरिया में है, मान लीजिए कोई पार्टीशन सूट में कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है, कुछ प्रॉपर्टी अलग कोई जुरिस्डिक्शन में है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेक्शन 70 पूरा क्लियरली बोल दिया, एनी कोर्ट में आप कोर्ट कर सकते हैं। जो अंचल में आपको प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कोर्ट का अंचल में आएगा आप वहां पे मामला कर सकते हैं। सेक्शन 18 का बात यह है, अगर कोई डिफेंडेंट इसको ऑब्जेक्शन करेगा, नहीं ये मामला यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि इसको पोर्शन प्रॉपर्टी ऑफ इज सिचुएटिंग इज सम अदर पोर्शन ऑफ एरिया अदर कोर्ट का अंदर में होगा, ऐसा कुछ अगर वो ऑब्जेक्शन करेगा तब क्या हुआ? तब कोर्ट एक काम कर सकता है, कोर्ट एक तो रीजन लिख के, यस देयर आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सो मेनी कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन and the difficulties are there, so part of since the property is lying in the part of the jurisdiction and under section 18 I am holding the jurisdiction, accordingly I am proceeding with the case. ऐसी तरह कुछ order लिख के the court can proceed with the case and pass its judgment followed by the decree. 18 क्या कहता है देखिए, a place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain. Subclass 1 where it is alleged to be uncertain, मतलब 17 में जब देखा हम कोई
पोर्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी कोई पोर्शन ऑफ कोर्ट का कोई पोर्शन जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो आई कैन फाइल माई सूट। बट अगर ऑपोजिट पार्टी आके उसको विरोधिता किया, कोई अपोज किया, ये कोर्ट में नहीं हो सकेगा, तब क्या होगा? तब सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 आ रहा है। क्या लिख रहा है देखिए, where it is alleged to be uncertain within the local limits of jurisdiction of which two or more courts any immovable property is situate, any or one of those courts may, if satisfied that there is ground for alleged uncertainty, कोई आके दिखाया कि सर आपको पूरा से पूरा jurisdiction नहीं है, part is lying with this court, then court record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of his jurisdiction. तो कोर्ट उसका पूरा से पूरा लेके रिकॉर्ड करेगा, yes I have the, maybe I have the part of jurisdiction, but under section 18 I am holding the case and the court will record the reasons and court will proceed the case. This is हो गया section 18 सब क्लॉस 1. और सब क्लॉस 2 क्या कहता है देखिए, where a statement has not been recorded under subsection 1 by the court and an objection is taken before the authority. objection का taken मतलब opposite party जो मामला हार गया वो एपीलेट कोर्ट में जाएगा, जरूर कोई रिविजन कोर्ट में जाएगा, उच्च अदालत में जाएगा, वहां पे जाके अगर वो ऑब्जेक्शन करेगा कि ये लोअर कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं है, तब क्या होगा देखिए, and the objection is taken an appellate or revision court that a decree of order in a suit relating to such property was made by a court not having the jurisdiction where the property is situated, the appellate or revision court shall not allow the objection unless, in its opinion, there was at the time of institution of suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect to thereto, and there has been a consequent failure of justice. वो आदमी जो हार चुका है वो एपीलेट कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं दे सकेगा अगर वो लोअर कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो, अगर दिया तो एपीलेट कोर्ट सुनाई करेगा, अगर नहीं दिया तो लोअर कोर्ट में आगे तब एपीलेट कोर्ट नहीं अलाउ करेगा. ये डील कर रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18. ओनली एक्सेप्टिंग दैट अगर कोर्ट का मन में आता है यस देयर इज ए ग्रॉस इनजस्टिस फेलियर ऑफ जस्टिस, देन कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन कैन पास इट्स ऑर्डर. हो गया 18. 19 क्या बोल रहा है देखिए, सूट्स फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स. कोई आदमी का पास से आप कोई पैसा चाहिए, कुछ आपको मूवेबल प्रॉपर्टी डिमांड है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जहां पर रहता है वहां पर भी मामला कर सकता है, वो जो डिफेंडेंट जहां रहता है वहां पर भी आप मामला कर सकते हैं. क्या बोल रहा है देखिए, वेयर ए सूट फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides, carries on business, personally works for gain within the local limits of jurisdiction of another court, the suits may be instituted at the option of the plaintiff either of the courts. हो गया. तो प्लेंटिफ जहाँ रहता है वहाँ पे भी मामला कर सकता है, डिफेंडेंट में जहाँ पर रहता है वहाँ पे भी आप मामला कर सकते हैं. सेक्शन 20 क्या बोल रहा है देखिए, other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises. डिफेंडेंट का अगेंस्ट में आपको मामला करना है. अच्छा देखिए, if there be one of more than one, तब क्या करना है. अगर एक डिफेंडेंट एक ही जगह में है, आपको वहां पे भी जाके आप मामला कर सकता है. बहुत सारे डिफेंडेंट इन्वॉल्व है, एक ही जगह में है, एक ही विदिन द जुरिस्डिक्शन कोर्ट है, आप एक ही कोर्ट में मामला कर सकता है. लेकिन अगर बहुत सारे डिफेंडेंट बहुत अलग से जगह में रहता है तब क्या होता है. सेक्शन 1 डील किया देखिए, सेक्शन सबसेक्शन ए ऑफ सेक्शन 20, द डिफेंडेंट और ईच ऑफ डिफेंडेंट मतलब मोर देन वन, वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली और वॉलेंटरी रिसर्च कैरिंग द बिजनेस द पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. तो यही हो गया, मामलाकार आप जहां पर रहता है वहां पे मामला कर सकते हैं. लेकिन बी क्या बोल रहा है देखिए, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली और वॉलेंटरी रिसाइड्स carries on business, personally works for gain, provided that in each case
either the leave of the court is given, the defendants who do not resides carry on business pursue work for when as aforesaid acquiesce in such institution. मतलब जो डिफेंडेंट बहुत सारी अलग अलग जगह से रहना है तो आपको परमिशन लेना है कोर्ट की तरफ से, जे लेट मी हैव ए परमिशन टू प्रोसीड विद द केस ऑन द सिंस द डिफेंडेंट्स आर रिसाइडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, सो लेट मी प्रोसीड विद द केस. तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगा तो कोर्ट आपको परमिशन देगा, यस यू में प्रोसीड. मान लीजिए ये आप लीव नहीं दिया, लीव आपको यू हैव फॉरगॉटन टू गेट द लीव फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट को भी मालूम नहीं है, कोर्ट ऐसा बहुत सारे केस है, कोर्ट भी प्रोसीड कर दिया, तो एक तो भूल तो हो गया. लेकिन अगर अलग से जगह से समन सर्विस होने के बाद पूरा से पूरा डिफेंडेंट आके वो मामला में खड़ा हो गया, नो ऑब्जेक्शन दिया रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन, जो मामला नहीं कर सकेगा, अगर वो मामला कॉन्टेस्ट कर दिया उसका मतलब हो गया उसका कंसेंट है और मामला विल प्रोसीड. तो ये हो गया सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 20. और सबसेक्शन सी क्या कहता है, देखिए सबसेक्शन सी कहता है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस. कॉज ऑफ एक्शन अगर यहाँ पर थोड़ा कुछ घटना हुआ, अलग कोई जगह से कोई अलग कोर्ट का अंदर जुरिस्डिक्शन अंदर का में कुछ घटना हुआ, तो एनी ऑफ कोर्ट आप मामला कर सकता है. इसका इन दिस जंक्चर हम एक तो बात कहता है व्हाट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है, ये इन शॉर्ट इसको कहता है बंडल ऑफ फैक्ट्स. मतलब बहुत सारी जो घटना होता है, एक तो मामला तो इलीगलिटी में जब पहुंचता है उसका आगे बहुत सारी जो घटना होता है उसका पूरा एक साथ लेकर उसको कहता है बंडल ऑफ फैक्ट्स, उसको कहता है कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन अगर आपको कोई घटना ये पे कुछ हुआ, कोई अलग जगह में हुआ, कोई अलग जगह में हुआ, तो एनी कोर्ट में आप मामला कर सकते हैं. उसको कहता है सेक्शन सबसेक्शन सी ऑफ सेक्शन 20. सेक्शन 21 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 21 कहता है नो ऑब्जेक्शन सबसेक्शन 1 as to the place of suing shall be allowed by any appellate authority or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where such issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. जो हम सेक्शन 18 में हम दिखाया आपको कि अगर आप नीचू कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो एपीलेट कोर्ट नहीं सुनाई करेगा. तो सेक्शन 21 फिर से आप डिस्क्राइब किया सबसेक्शन 1 के, या अगर प्लेस ऑफ सुइंग रॉन्ग हुआ तब भी मामला प्रोसीड किया, ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तब एपीलेट कोर्ट में जाके वो ऑब्जेक्शन नहीं दे सकेगा. एक ही तरह सबसेक्शन 2 वही डील कर रहा है नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन. तो लोअर कोर्ट में उसको जो वैल्यूएशन का जो था वो कम था या ज्यादा था, उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, या आप लोअर कोर्ट में एट द टाइम ऑफ ट्रायल आप नहीं बोलेगा तो आप एपीलेट कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता है. और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, देखिए नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन. एक ही बात है, एपीलेट कोर्ट में आप नहीं जाके बोल सकेगा जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये वो जाते वो एग्जीक्यूट ना कर सके. क्यों? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ही आपको बोलना था जी आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है मैं ये मामला करने के लिए. बात एक ही है, लोअर कोर्ट में आप ऑब्जेक्शन नहीं देगा तो एपीलेट कोर्ट में नहीं होगा. और इस जंक्चर फिर हम एक बात आपको बोल रहा है व्हाट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जो कोर्ट जजमेंट पास कर रहा है उसको, तो जजमेंट तक तो हुआ, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जो जीता है प्रैक्टिकली तो कोई रिलीफ के लिए मामला किया, तो वो रिलीफ के लिए कोर्ट कॉम्प्लायंस का होने के नाते कोर्ट का तरफ से कोर्ट कोई स्पेशल ऑफिसर या कोई पुलिस हेल्प ऐसा कुछ उसका अपॉइंट करके उसको जजमेंट या ऑर्डर जो कॉम्प्लायंस हो ये इसको व्यवस्था करता है, इसको कहता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. तो हो गया आपको 21 सब क्लॉज 3 हो गया. अभी आइए सेक्शन 21 क्या बोल रहा है. सेक्शन 21 बोल रहा है अगर किसी कोर्ट में आप मामला हार चुका है तो वही कोर्ट का प्लेस ऑफ स्विंग, मतलब वही कोर्ट का मामला सुनने का कोई अधिकार नहीं है. इसके पॉइंट के बारे में आप फिर से
आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपील कर सकता है। तो वही बात 21 में बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, बार ऑन ए सूट टू सेट aside decree on objection as to the place of suing. No suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title or any ground based on an objection as to the place of suing. तो हो गया वो फिर से चैलेंज वो सेम कोर्ट में नहीं कर सकता है। तो मामला तो ये हो गया। आप आज का जो हमको बोलना था हो गया, ख़त्म कर रहे हैं अभी। तो इसीलिए हम आपको फिर बोल रहा है, ये आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स भी दीजिए, और आपको कैसा लग रहा है इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा कुछ बोलिए, सो दैट आई कैन हैव एन एक्सपीरियंस। कोई सजेशन आप दे सके दे दीजिए। पास में देखिए एक तो बेल है, उसको भी बजाइए टू गेट द नोटिफिकेशन, टू गेट द फर्दर एपिसोड हम जो बना रहा है ये आप देख भी सकेगा, आपको सीखने भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम ख़त्म कर रहे हैं। नमस्कार।